नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बजे का वक्त है। आप देख रहे हैं दमदार 10। दो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अजीत द्विवेदी जी हैं, सज्जन कुमार जी हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। बात राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच की होगी। सबसे पहले अयोध्या पुलिस और एसआईटी अलग अलग जांच कर रही है, सबूतों को इकट्ठा कर रही है और इस बीच चढ़ावा चोरी को लेकर आरएसएस का रिएक्शन आ गया है। संघ ने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। साथ ही संघ ने कहा है कि जो भ्रम की स्थिति बनी उसे भी समाप्त करना चाहिए। साथ ही हिंदुओं से धैर्य रखने की अपील भी की गई। इस बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत से जब चढ़ावा चोरी से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया था तो उन्होंने सिर्फ राम राम में इसका जवाब दिया था। मोहन भागवत ने यह साफ कर दिया कि आरएसएस किसी संगठन को कंट्रोल नहीं करता है। पहले आप ये बयान सुने, बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है और इस पर चर्चा करेंगे। प्रभु श्री राम के प्रति आस्था को कुछ लोग झटका पहुंचा रहे हैं। प्रभु श्री राम के प्रति आस्था को कुछ लोग झटका पहुंचा रहे हैं। क्या है, क्या क्या संघ का है, लोगों को गलतफहमी होती है ना। कितनी सारी गतिविधियां हैं तो उनको लगता है कि ये संघ ही चलाता है, संघ उसको सेंट्रली डायरेक्ट करता है या रिमोटली कंट्रोल करता है, ऐसा लोग समझते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। संघ कार्य की रचना में ये सब है नहीं। तो जो बात इस वक्त कही जा रही है और संघ प्रमुख की ओर से कही जा रही है, इस बात को कहने से पहले दत्तात्रेय होसबोले ने जो कहा वो आपको सुनाना बहुत जरूरी है। चढ़ावा चोरी पर सवाल को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भले ही राम राम कहकर इशारे में जवाब दे दिया हो, राम राम का प्रयोग अच्छे काम में भी होता है। राम राम का प्रयोग किसी गलत काम की निंदा करने के लिए भी होता है। मोहन भागवत से पहले आरएसएस के सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने आरोपियों को सख्त सजा देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर हिंदुओं की सदियों की साधना के बाद बना है। आप सुने उन्होंने क्या कहा। अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में रखे हुए दान पात्रों में जमा राशि की चोरी की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से समूचे समाज और राम भक्तों को भावना एवं श्रद्धा को आघात पहुंचा है तथा इस घटना से हम सभी आहत हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के आग्रह पूर्वक निवेदन पर उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष जांच दल का गठन कर उसकी अनुशंसा पर कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन्हें कठोर दंड हो, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित संपूर्ण हिंदू समाज की न्यास से स्वाभाविक ही अपेक्षा है कि इस घोर निंदनीय घटना को असाधारण मानकर गंभीरता से व्यवस्था एवं संचालन की सभी कमियों को दूर करने हेतु परिणामकारक कदम उठाए ताकि अयोध्या मंदिर पर करोड़ों राम भक्तों की आस्था व श्रद्धा अखंड एवं अटूट बनी रहे। इस बयान से अजीत जी आप क्या समझ रहे हैं? मैं जो एक बात समझ पाई हूं वो ये है कि आखिरकार संघ को इस मसले पर अपनी चुप्पी को तोड़ना पड़ा। इसलिए तोड़ना पड़ा क्योंकि अब संघ की प्रतिष्ठा पर यह बात आ रही थी और जो बात उनकी तरफ से कही गई है उसका दूसरा अर्थ मैं ये समझ रही हूं कि संघ किसी को प्रोटेक्ट नहीं करने जा रहा है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। जिसने गलत किया वो बड़ा हो छोटा हो, कार्रवाई सबके ऊपर बराबर हो। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक इसका कंक्लूजन ड्रॉ किया है उनकी बात से। लेकिन हमने सज्जन जी ने सबने पहले संघ के जो प्रवक्ता होते हैं या बड़े पदाधिकारी होते हैं उनको बोलते सुना है। हमने पहली बार इतने रोबोट के अंदाज में बयान पढ़ते सुना संघ के किसी इतने बड़े पदाधिकारी को। ये इसमें बिल्कुल ऐसा एकदम डिटैच्ड ऐसा नहीं दिख रहा है कि ये दिल से अपनी बात कह रहे हैं दत्तात्रेय होसबोले। वो ऐसा लगा कि वो सामने बैठ करके कोई बयान एक लिख करके रखा गया है जिसको एकदम यंत्रवत तरीके से उन्होंने पढ़ दिया। एक भी शब्द इधर उधर उन्होंने नहीं किया और उसको पढ़ दिया, उस बयान को एकदम साफ साफ। एक तो ये दिख रहा था। तो ये एक इसमें इसका एक ये निष्कर्ष जो आपने निकाला कि ऐसी मजबूरी आ गई, ऐसी स्थितियां आ गई कि आपको एक बयान लिख करके उसको पढ़वाना पड़ा।
अंदर से चाहे भले आपकी इच्छा होती हो या ना होती हो। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो 4 मुख्य लोग आए हैं निशाने पर, वो चारों लंबे समय से संघ के प्रचारक रहे हैं। ठीक है, मोहन जी भागवत ने कहा कि हम कंट्रोल नहीं करते हैं, लेकिन चाहे चंपत राय हो, चाहे अनिल मिश्रा हो, चाहे गोपाल राव हो या सुभाष श्रीवास्तव हो, लेकिन ये बात सही है, संघ तो ट्रस्ट को कंट्रोल नहीं करता है। नहीं, लेकिन संघ से जुड़े हुए लोगों के द्वारा ट्रस्ट कंट्रोल किया जा रहा था। नहीं, तो उनको आप देते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि आप संगठन, भारतीय जनता पार्टी का संगठन महामंत्री संघ से आता है, संघ का कोई प्रचारक होता है, तो ये नहीं है कि आप कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन आपने जिस व्यक्ति को वहां भेजा है उसकी एक जवाबदेही होती है, एक नैतिक जवाबदेही भी होती है और एक दूसरी संघ के प्रति भी उसकी जवाबदेही होती है। तो ये 4 लोग जो थे, जो लंबे समय से संघ के प्रचारक रहे थे, विश्व हिंदू परिषद में गए थे और वहां से तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को कंट्रोल कर रहे थे, ये चारों लोग संघ के लोग हैं। तो इस पूरे मामले में जब संघ की प्रतिष्ठा पर बात आ गई तो संघ की मजबूरी हो गई कि आप इस पर अपनी चुप्पी तोड़ें। लेकिन उसमें भी संघ ने बहुत देरी कर दी, तमाम तरह के डैमेज होने दिए। भारतीय जनता पार्टी की बात तो समझ में आती है क्योंकि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार की भी बात जहां तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने अपने को अलग कर लिया। संघ को पहले एसआईटी बना दी उन्होंने, बना दी, और अब गए जब उन्होंने चंपत राय को अपने से दूर रखा, जब वो अयोध्या मंदिर में गए तो उन्होंने तो अलग कर लिया। केंद्र सरकार कह रही है कि हमारी कोई डायरेक्टली इसमें भूमिका है नहीं। तो संघ की भूमिका बनती थी, संघ को ये बात पहले कहनी चाहिए थी आकर के, और सिर्फ कहना नहीं चाहिए था, वॉक द टॉक जिसको करते हैं वो करना चाहिए था कि आप कहिए, कंट्रोल करिए, नैतिक जिम्मेदारी लीजिए और ये इंश्योर करिए करोड़ों हिंदू भक्तों के सामने कि ऐसी गलती यहां नहीं होगी और कहीं भी नहीं होगी जहां संघ का जुड़ाव है वहां। ये आप कह रहे हैं देरी हुई है, लेकिन देर आए क्या दुरुस्त आए या नहीं आए, और क्या अब यहां से बात खत्म हो जाती है या फिर सियासत अभी भी चलेगी? नहीं, देखिए, जब सर कार्यवाह खुद बयान दे तो मतलब है बात इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। 2 चीजें हैं, एक होती है धारणा, एक होती है सच्चाई। सच्चाई क्या है वो जांच चल रही है, आगे भी कुछ हो बात हो सामने आएगा। धारणा में ये बात सही है कि जो भागवत जी ने कहा कि भाई हम डायरेक्टली नहीं चलाते, सबको पता है डायरेक्टली नहीं चलाते, लेकिन धारणा लोगों में क्या बन रहा है कि ये सारे के सारे लोग संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, चाहे विहिप से आए, कहीं से आए। तो कहते हैं ना गिल्ट बाय एसोसिएशन, लो अब उस धारणा को आपको, तो संघ जो यहां कर रहा है कि ये जो मसला हुआ गबन का, ये धीरे धीरे संघ की राम मंदिर से लेके पूरी जो एक छवि बनी हुई है हिंदुत्व के लिए, हिंदू समाज के लिए, सनातन समाज के लिए, उस पे एक दाग लगा है। एक इंफॉर्मेशन जो मेरे पास है, और देखिए बहुत विश्वसनीय सोर्सेस के हवाले से ये मैं इंफॉर्मेशन दर्शकों के साथ साझा कर रही हूं कि मोहन भागवत जी का जो काम करने का तरीका है या जो संघ का भी काम करने का तरीका है, क्योंकि मोहन भागवत जी सोचते हैं या दत्तात्रेय होसबोले सोचते हैं कि इस मामले पर संघ को तुरंत बयान देना चाहिए, इसलिए कोई बयान सामने नहीं आएगा। क्योंकि जो 2 धारणाएं चल रही थी संघ के भीतर भी थी, एक धारा ये चल रही थी जो ये कह रही थी कि इस मामले में तुरंत आपको बात रखनी चाहिए, अपने आप को इस मामले में अलग इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये ट्रस्ट का मसला है। ठीक है, हमारे भीतर से निकले हुए लोग ही वहां पर कामकाज संभाल रहे हैं, लेकिन अगर उनके ऊपर दाग है तो उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इस मत में थे। लेकिन एक धारा यह भी चल रही थी संघ में जो ये कह रही थी कि अभी हमें ये जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो जब तक कि अजीत जी सबकी राय एक नहीं हो जाए, संघ अपनी कोई बात कहता नहीं है। बिल्कुल, ये उसी में ये टाइम लगा है। ये बात बिल्कुल ठीक कर रही हैं आप। ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो टॉप जो 2 लोग थे वो लोग चाहते थे कि इस मामले पर तत्काल कार्रवाई मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसबोले। हाँ, लेकिन उसके बाद के जो लोग थे उनमें कहीं ना कहीं एक ये बात थी कि अगर हम इसमें आगे बढ़ के बोलते हैं तो एक जवाबदेही हमारी ऊपर आ जाएगी, ऑफिशियली आ जाएगी। ये लोगों में मैसेज जाएगा कि ये संघ के लोग हैं और तभी संघ को मजबूरी में तभी संघ को सामने आना पड़ा। अब ये दोनों बातों के बीच, दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही हैं कि एक जो होता है, जो अभी कहा सज्जन जी ने कि गिल्ट बाय एसोसिएशन, तो एक धारा ये थी जो 3, 4, 5 नंबर के पदाधिकारी थे कि हम लोग एसोसिएशन नहीं शो करें, हम लोग अपने को अलग ही रखें कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये जो धारणा की बात है कि संघ के ही लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद उसी का संगठन है, चंपत राय वहीं से आए हैं, तो आप कैसे इस बात से पीछा छुड़ा सकते हैं कि ये हमारे लोग नहीं है? तो इस चक्कर में सहमति बनाने में, सबको एक लाइन पर ले आने में इतना समय लगा, और इस बीच एक मैसेज जो जाना था वो चला गया। अपोजिशन के लोगों ने भी पहुंचा दिया, मीडिया ने भी पहुंचा दिया, और बाकी जो अलग अलग माध्यमों से बात पहुंची सो पहुंची। लेकिन एक बात इस बयान के बाद स्पष्ट हो जाती है कि संघ, वीएचपी या संघ के जितने भी सांगठनिक संगठन है ना, कोई भी इस मैटर में किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं करने जा रहा है।
न्यायालय जो फैसला लेगा, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, पुलिस जो कार्रवाई करती है, एसआईटी जो चार्जेस फ्रेम करती है, ये सब उनके डोमेन में है और संघ जो भी फैसला होता है उसके साथ खड़ा रहेगा। पहली बात तो ये एकदम साफ हो जाती है। अब बात आती है चढ़ावा चोरी को लेकर आरएसएस सफाई दे रहा है। इधर इस मामले में पुलिस और एसआईटी अपनी जांच में क्या कुछ अब आगे बढ़ी है उस पर इंफॉर्मेशन आपको दे दूं। अभी भी जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ हो सकती है। अयोध्या जेल के बाहर इस वक्त हलचल तेज है। पुलिस या तो किसी आरोपी को रिमांड पर लेकर बाहर जा सकती है या फिर जेल के अंदर ही पूछताछ की जा सकती है। कल आरोपी अविनाश शुक्ला से 13 घंटे पूछताछ हुई। पुलिस अविनाश को रिमांड पर लेकर उस जगह गई जहां चोरी के पैसे का बंटवारा होता था। यह बंटवारा 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर होता था। पुलिस अविनाश शुक्ला को लेकर कौशलपुरी में उसी योगा सेंटर भी पहुंची जहां पर वो रहता था। 20 लाख से ज्यादा रुपए बरामद किए गए और इसके बाद अविनाश शुक्ला को अयोध्या की पुलिस लाइन्स ले जाया गया। यहां पर सीनियर पुलिस अधिकारियों ने उनसे कई घंटे तक पूछताछ की। एक और अपडेट आपको दे दूं, एसआईटी ने ट्रस्टी अनिल मिश्रा और गोपाल राव से लगातार दूसरे दिन पूछताछ की। अनिल मिश्रा और गोपाल राव से 6 घंटे तक सवाल जवाब हुए। इस दौरान दोनों ने जो बताया उसके आधार पर एसआईटी अब चंपत राय से दोबारा पूछताछ की तैयारी कर रही है। चंपत राय से आज इस मामले में पूछताछ हो सकती है। एसआईटी ने अनिल मिश्रा और गोपाल राव से ज्यादातर चढ़ावे की काउंटिंग को लेकर सवाल किए। काउंटिंग के लिए जो लोग लगे हुए थे उन्हें कैसे रखा गया, उनकी हायरिंग कैसे हुई, क्या काम करते, उनका काम कौन सा ऐसा पिछला काम देखा, ऐसी कौन सी योग्यता देखी जिसके आधार पर उन्हें काम पर रख लिया गया। अनिल मिश्रा से यह भी पूछा गया कि वो काउंटिंग के नाम पर और काम पर कैसे निगरानी करते थे और अगर निगरानी उनकी थी तो फिर इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो गई और ये क्यों बातें पूछी गई हैं। इसके पीछे का आधार यह है कि महाकुंभ के दौरान जब चढ़ावा ज्यादा आने लगा तो राम मंदिर में काउंटिंग के लोग बढ़ाए गए। काउंटिंग में करीब 40 लोग लगते थे। बैंक ने एक कंपनी से लोगों को आउटसोर्स किया। बैंक के जरिए कंपनी में करीब 20 लोग सिफारिश पर लगवाए गए। चढ़ावा चोरी के आरोप में जिन 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई, इनमें से 5 वो आउटसोर्स कर्मचारी हैं जिन्हें चंपत राय और अनिल मिश्रा की सिफारिश पर रखा गया था। अब जो सिफारिशी हैं उनमें से ज्यादातर मंदिर में सेवादार थे और कुछ सफाई का काम देख रहे थे और इसलिए ये गड़बड़ी होती चली गई। हमने चंपत राय पर सज्जन जी कई बार डिस्कशन किया है, लेकिन अनिल मिश्रा की भूमिका पर थोड़ा सा और डिस्कशन इसलिए करना चाहिए क्योंकि ज्यादातर जो लोग निकल रहे हैं जिसकी रिकमेंडेशन पर वो आ रहे थे वो अनिल मिश्रा थे जी। अनिल मिश्रा के लिए मुश्किलें कितनी बड़ी हैं? नहीं, देखिए, चंपत राय जी की उनके बारे में जो भी बातें सामने आ रही है वो ये हो रहा है कि उन्होंने दायित्व का निर्वाह नहीं किया। वो जिस तरीके से उन्हें निगरानी रखनी चाहिए थी, अक्षमता को प्रदर्शन किया। और आपने क्या किया कि आप बिल्कुल प्रोटेक्ट इस सेंस में करते चले गए कि आपके पास जानकारी आ भी रही थी तो आपने उस पर बहुत ज्यादा कार्रवाई नहीं की। लेकिन जो सीधा जो व्यक्ति इन चीजों के लिए जिम्मेदार था, जो देख रहा था, वो अनिल मिश्रा थे। तो चंपत जी तक जो भी बातें आ रही होंगी वो निश्चित तौर पे अनिल मिश्रा फिल्टर करके आ रही होंगी या बाकी भी कोई बता रहा होगा कि देखिए कि वहां पे कुछ गड़बड़ी चल रही है वहां पे। और इतने बड़े ट्रस्ट में, मंदिर में जब कुछ इस तरह की बात होती है तो दिन भर में आपके जेहन में 500,000 चीजें आती हैं। यहाँ गड़बड़ी है, वहां ये है, हमारा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो चंपत राय जी की जो एक नैतिक जिम्मेदारी है कि आप महासचिव थे, सबसे बड़ी केंद्रीय भूमिका आपकी थी और आपने चीजों को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जो सीधा, जिसको कहते हैं टेंजिबल रिलेशन, जो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल इसके लिए था, वो अनिल मिश्रा थे और वो सुभाष श्रीवास्तव जो है, जो जिनको निगरानी रखनी थी, ये 2 लोग थे। संभव ही नहीं है कि जहां पे सफाई कर्मियों को और जहां पे मंदिर प्रांगण में ये गॉसिप होता था कि कुछ एनआरआई आए, इतने आभूषण चढ़ाए। इसकी बात 1-1.5 साल से और भी लोग कहते थे कि साहब आभूषण चढ़ते हैं, कोई हिसाब ही नहीं है, कहीं चला जा रहा है। जो गॉसिप आम लोगों को, आसपास अयोध्या के स्थानीय लोगों में चल रही हो, ट्रस्ट के बाकी लोगों में चल रही हो, वो अनिल मिश्रा जी जिनके ऊपर ये पूरा कार्यभार था उनके संज्ञान में नहीं हो। तो सीधी सी बात है कि यहां पे मामला चंपत राय जी की तरह आपके पास छन के नहीं आ रहा था, आप डायरेक्टली इसके संज्ञान में थे। वैसी स्थिति में मामला बहुत ही संदिग्ध और गंभीर बन जाता है कि क्या वो भी संलिप्त है और संलिप्त हैं तो किस भूमिका में है। और अभी एक और बात देखिए, अभी बात चल रही चढ़ावे की, हम लोग शुरू से कह रहे हैं कुंभ के कि ऐसा कैसे है कि बाकी बड़े मंदिरों की तुलना में राम मंदिर में औसत एक भक्त का चढ़ावा 100 गुना या 50 गुना कम है। 5 रुपए। तिरुपति तिरुमला चलिए, वहां पे 500 रुपए समझ में आता है, लेकिन शिरडी साईं बाबा के मंदिर महाराष्ट्र में 200 रुपए औसत चढ़ावा है, वैष्णो देवी में 200 औसत चढ़ावा है।
तो आप कहना चाह रहे हैं कि मतलब सबसे गरीब भक्त जो है वो राम मंदिर आ रहा था और वो पकड़ा जा रहा है डॉलर, पकड़े जा रहे हैं 100 के डॉलर, 50 के डॉलर। तो कितनी बड़ी गड़बड़ी है इसको तय करने के लिए अभी अनिल मिश्रा की भूमिका उस सबसे उसमें केंद्रीय होगी। एक बड़ी खबर और है इसी से जुड़ी हुई। चढ़ावा चोरी मामले में 3 गाड़ियों का पता चला है। पुलिस ने अविनाश शुक्ला के घर से ब्रीफा कार बरामद की। ये गाड़ी अविनाश के भाई के नाम पर रजिस्टर्ड है। जांच में पता चला कि अविनाश ने चोरी के पैसों को ट्रांसफर करने के लिए सेकेंड हैंड ब्रीफा कार गाड़ी खरीदी। पुलिस ने इसे अपने कब्जे में लिया। पुलिस को अनुकल्प मिश्रा के 2 गाड़ियों के बारे में भी पता चला है। अनुकल्प ने हाल में एक सफेद रंग की डिजायर और एक स्कॉर्पियो भी बुक की थी। ये गाड़ियां चोरी के पैसे से खरीदी गई थी, लेकिन गाड़ी हैंडओवर होने से पहले ही अनुकल्प मिश्रा अरेस्ट हो गया। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों के बाद चढ़ावे के काउंटिंग सिस्टम में एक बड़ा बदलाव किया गया है। काउंटिंग सेंटर में एक तो सुरक्षा बढ़ाई गई है, प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ साथ यूपी पुलिस को भी लगाया गया है। काउंटिंग करने वालों को हॉल में जाने के पहले दोहरी चेकिंग से गुजरना होगा। पहले काउंटिंग मेज पर होती थी, अब जमीन पर बैठकर होगी। सीसीटीवी की फुटेज 180 दिन रखने का आदेश पहले ही जारी किया जा चुका था। ड्रेस कोड लागू हो गया है। काउंटिंग कर्मचारी डार्क ब्लू कलर के बिना जेब के पैंट शर्ट पहनकर काउंटिंग सेंटर जा रहे हैं। सेंटर में किसी भी तरह का बैग, मोबाइल कैमरा ले जाना मना है। जूते, चप्पल मुंह से बाहर उतारने पड़ रहे हैं। सीसीटीवी की कड़ी निगरानी में सब हो रहा है। काउंटिंग सेंटर जब से शुरू हुआ था तब कड़ी सुरक्षा थी, लोगों की तलाशी भी ली जाती थी, आने जाने में ये सब ध्यान दिया जाता था। लेकिन बाद में तलाशी बंद हो गई, उसे रैंडम कर दिया गया। चंपत जी के कहने पर रैंडम कर दिया गया। ड्रेस कोड था, लेकिन ड्रेस कोड का भी पालन नहीं किया जाता था। तो ऐसा नहीं है अजीत जी की कोई नए नियम जो है एसओपी में लागू कर दिए गए हैं। बस फर्क यह है कि जो एसओपी थी उस एसओपी का पालन करवाया जा रहा है, ये सुनिश्चित हो गया है। बिल्कुल, इतने सभी बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। और अब जितना बड़ा ये मुद्दा बन गया उसको भी देखते हुए लगता है कि अब जो जितने भी कर्मचारी आएंगे या ट्रस्ट में जो जितने लोग रखे जाएंगे वो भी ज्यादा गंभीरता से चीजों पर नजर रखेंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, पुलिस की भी भूमिका अब ज्यादा पुलिस को भी शामिल किया गया है। और अब जो ट्रस्ट में जो लोग आएंगे, जिस पर हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि अब जो लोग आएंगे, और सज्जन जी ने बहुत कायदे से इस बात को डिफाइन किया कि अब जो लोग आए उनको उनका बैकग्राउंड चेक किया हो, वो ऐसे लोग हों जो भरोसा बनाने वाले चेहरे हों, जिनका जो हिंदू धर्म उसमें आस्था बना सके और इस काम को भी बहुत इफिशियंट तरीके से कर सकें। तो वो लोग आए, उन पर भी एक नजर रहेगी। और ये जो अभी अनिल मिश्रा की बात हम लोग कर रहे थे, ये जो सैनिक सिक्योरिटी या इस तरह के कोई नाम बनारस की जो कंपनी है जिसने लोगों को जो हायर किया लोगों को, उसका कहना था कि हमने काउंटिंग के लिए एक भी आदमी अपनी तरफ से हायर नहीं किया है। हम तो जो हाउसकीपिंग के लोग दे रहे थे, बैंकिंग के जो काउंटिंग के लिए लोग रखेगा उसकी सिफारिश तो उधर से ही आई थी हमारे पास। तो जाहिर है कि ये मंदिर में जो सेवादार थे, सफाई कर्मचारी थे, पानी पिलाने वाले थे, उनका नाम अनिल मिश्रा की शाह पर या डायरेक्टली उनकी तरफ से रिकमेंड किया गया, उनको रख लिया गया। तो इस तरह से भी डायरेक्टली उनकी जिम्मेदारी बनती है। अब अगर ऐसे लोग हट जाते हैं और प्रोफेशनल बेसिस पर, योग्यता के आधार पर अगर लोग अपॉइंट किए जाते हैं और इसको इंश्योर किया जाता है कि इसी तरह से काउंटिंग होगी सख्ती से, तो एक उम्मीद करनी चाहिए कि आगे इस तरह की घटना नहीं होगी। आइए कुछ और खबरें हैं जिस पर आप की नजर अब हम लाते हैं। पटना की बांकीपुर सीट हॉट सीट बनी हुई है। 30 जुलाई को बांकीपुर सीट पर उपचुनाव है और यह सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की भी है। यह सीट नितिन नवीन की फैमिली के पास करीब 31 सालों से है। नितिन नवीन 5 बार विधायक बने। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बांकीपुर सीट से उन्होंने इस्तीफा दिया, राज्यसभा पहुंचे और अब यहां पर उपचुनाव है। इस बार मुकाबला दिलचस्प है क्योंकि जन स्वराज के संस्थापक, राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर यहां से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि इस पर फैसला आज की जन स्वराज की बैठक में होगा और औपचारिक ऐलान 5 जुलाई यानी कल होगा। एनडीए की ओर से यहां पर कौन उम्मीदवार होगा इसका अब तक ऐलान नहीं हुआ है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव की सीट राघोपुर से चुनाव लड़ने की चर्चा थी, लेकिन आखिर वक्त में प्रशांत किशोर ने वहां से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। अब जन स्वराज वर्सेस बीजेपी, सज्जन जी। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो बांकीपुर सीट जो है वो अजीत जी भी बताएंगे, वो सेफ सीट है बीजेपी की। वहाँ की डेमोग्राफी जातियों के हिसाब से देखें तो कायस्थ समाज के लोग हैं, बनिया समाज के लोग हैं, कुर्मी हैं और बाकी सवर्ण हैं। तो वो ऐसी सीट मानी जाती है कि आप किसी को भी खड़ा करें, कितने भी नाराज हो, रो के या गा के वो देंगे बीजेपी को। पहली बात तो ये। दूसरी बात देखिए, जन स्वराज की बात है। प्रशांत किशोर पिछली बार कोई बहुत छाप नहीं छोड़ पाए। ये पहले से भी तय था कि अंत में वो ध्रुवीकरण हो जाता है, तेजस्वी बनाम नीतीश कुमार या बीजेपी।
लेकिन सबसे बड़ी गलती ये होती है कि धारणा में जनसुराज जो थी वो तब तक बनी हुई थी जब तक प्रशांत किशोर लीड कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने ये फैसला किया कि हम केवल स्टार प्रचारक रहेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो फिर बात आपसे हट के आपके विधायकों पे आ गई जिनका कोई आधार नहीं था। ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए कि आप हार जाएंगे। गलती का सुधार कर रहे हैं या फंसने वाले हैं? नहीं, अपनी गलती का सुधार कर रहे हैं। हमारा यही मानना है कि वो जो गलती उन्होंने पिछले साल 2025 के चुनाव में की, और उन्होंने अपनी तरफ से कहा था कि हम अपनी कर्म भूमि से लड़ेंगे या जन्मभूमि से लड़ेंगे, तो ये कहा गया कि करगहर सीट लड़ेंगे जहां उनका घर है, या फिर राघोपुर लड़ेंगे। उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा बाद में, फिर राघोपुर गए भी नहीं। राघोपुर तेजस्वी यादव की सीट, चंचल सिंह को चुनाव लड़ाया, गए भी नहीं वहां। तो एक तो ये वो जो गलती हुई थी, जिससे धारणा प्रभावित हुई थी, उसको वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये यहाँ इसके बड़े राजनीतिक मायने हैं उनके चुनाव लड़ने के। देखिए 1990 का एक अपवाद छोड़ दे, जब रामानंद यादव यहाँ से जीते थे, जनता दल की हवा थी लहर में, अब तो वो फतुहा से जीतते हैं। उसके बाद लगातार नवीन किशोर सिन्हा और फिर नितिन नवीन चुनाव जीते हैं, वहाँ 9 चुनाव हुए हैं उसके बाद। तो इस और ये जो अभी वहाँ कायस्थ है बहुत ज्यादा, और कुशवाहा जिस समाज के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनकी बड़ी आबादी है, और वैश्य भी हैं, इसलिए पिछली बार आरजेडी ने रेखा गुप्ता को लड़ाया था। अब वो कोर वोट है बीजेपी का, तो प्रशांत किशोर के लिए चांसेस बहुत अच्छे नहीं है। इसके बावजूद लड़ना महत्वपूर्ण इसलिए है, आपको हम एक और याद दिला दें कि 2014 का चुनाव अरविंद केजरीवाल लड़ने चले गए थे, मेरे मुंह में ही थी वो बात, आपने बनारस चले गए थे, और वहां सपा बसपा कांग्रेस सबके लड़ने के बावजूद अरविंद केजरीवाल दूसरे नंबर पर रहे थे। तो जैसे ही प्रशांत किशोर लड़ेंगे बांकीपुर, वैसे ही बीजेपी वर्सेस प्रशांत किशोर चुनाव हो जाएगा। नंबर 2 कैंडिडेट प्रशांत किशोर होंगे। अगर हार भी जाते हैं और अच्छी टक्कर देते हैं नितिन नवीन, तो भी धारणा में ये होगा कि ये लड़ेगा, यही लड़ेंगे, यही अपोजिशन है। अब दुविधा की स्थिति आरजेडी के कांग्रेस के सामने है कि आप प्रशांत किशोर को समर्थन करते हैं या अपना कैंडिडेट उतारते हैं, या फिर आप तीसरे नंबर का बनते हैं। हाँ, आप अपना कैंडिडेट उतारेंगे तभी तीसरे नंबर पर जाएंगे। और नहीं उतारते हैं तो प्रशांत किशोर ये धारणा बनाएंगे कि आप सीरियस नहीं है बीजेपी से लड़ने के लिए। जब हम सीरियस कैंडिडेट थे तो हमको सपोर्ट करना चाहिए था। तो हार जीत अपनी जगह है, सिर्फ लड़ने भर से प्रशांत किशोर का एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। आरजेडी कांग्रेस के लिए एक चैलेंज होगा, और बीजेपी को भी बहुत सीरियस होकर के चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि भरत तिवारी के इनकाउंटर के बाद सवर्णों के मन में भी धारणा वहां के बीजेपी को लेकर के बिगड़ी हुई है। प्रशांत किशोर लड़ेंगे तो लड़ाई बहुत आसान नहीं होगी। 50-51 हजार का अंतर मेंटेन करना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल होगा।